हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। ये पल्स अरिहंत इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स की फोर्थ वीडियो है। लेसन नंबर 6 है आपका मॉनेटरी पॉलिसी उसका। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है? ये एक एक्शन है। क्या है? एक एक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। बताइए, सेंट्रल बैंक लेती है। सॉरी, सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई है इंडिया में सेंट्रल बैंक। जिससे क्या होता है कि मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस होती है किसी भी इकोनॉमी में। देखिए, मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए या रिसेशन आ जाए, डिफ्लेशन आ जाए, तो उन सबको दूर करने के लिए या मनी को इकोनॉमी में बैलेंस करने के लिए, मनी सप्लाई को, आरबीआई कुछ एक्शन लेती है। किसकी मदद से? कुछ टूल्स की मदद से, जो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वालिटेटिव टूल्स। तो आरबीआई के वेरियस ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? देखिए, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। एक तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी चाहिए। जीडीपी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 3 इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस तरीके की इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो, इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करे कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो। फोर्थ इज़ एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, की जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि जिसने नेशनल करेंसी को फॉरेन करेंसी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगाना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। तो ये एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, इन सब को मेंटेन करने के लिए आरबीआई कुछ एक्शन लेती है। इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये जो आरबीआई एक आरबीआई एक्ट है 1934, उसमें ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की इंटरेस्टेड होती हैं। इसके अकॉर्डिंग ही मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। तो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इसका क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है एक एक्सपेंशनरी और एक है कॉन्ट्रैक्शनरी। पहले इजीली मैं आपको बताती हूँ। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कि जब इकोनॉमी में ज़्यादा आपकी मनी सप्लाई की जाए, यानी कि इस तरीके से सप्लाई की जाए कि लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी इंक्रीज हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएँ। कॉन्ट्रैक्शनरी एमपी क्या होता है? ये वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए की जाती है, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी कम कर दी जाती है, लोन्स महंगे कर दिए जाते हैं, जिनसे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो इनके नाम से भी आप समझ रहे होंगे। तो ये देखिए, एक्सपेंशनरी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना। जो मनी सप्लाई है एक्सपेंशनरी में वो इंक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी में डिक्रीज होती है। इंटरेस्ट रेट एक्सपेंशनरी में कम होते हैं, यानी कि अगर बैंक लोन को लैंड कर रहे हैं तो वो कम इंटरेस्ट रेट लेते हैं, और इस पर कॉन्ट्रैक्शनरी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे लोन पे तो लोग लोन कम लेंगे, कम वो घर बनवाएंगे, कम वो खर्च करेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा। और इसको चीप मॉनेटरी पॉलिसी या एकोमोडेटिव स्टैंस या डेविश स्टैंस के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी को डियर मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मीन्स महंगी, यह प्यारी वाली नहीं, महंगी मॉनेटरी पॉलिसी, और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग और हॉकिश स्टैंस के नाम से जाना जाता है। तो गोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? तो सेक्शन 45ZA, सेक्शन 45ZA है आरबीआई एक्ट 1934 का। ये अमेंड हुआ है किसके लिए? टू प्रोवाइड स्टेचुरी फ्रेम बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो भी इन्फ्लेशन आया है उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए, यानी कि कम या ज़्यादा करने के लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन की जाती हैं वो कहाँ सजेस्टेड हैं? सेक्शन 45ZA आरबीआई एक्ट 1934 में। और जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करके रखना, मेंटेन करके रखना। क्या माइंड में रखते हुए कि साथ के साथ ग्रोथ भी इकोनॉमी में हो। ऐसा नहीं है कि आप इतनी प्राइस कम कर दो या आप इतने प्राइस ज़्यादा कर दो कि इकोनॉमी में ग्रोथ ना हो, क्योंकि ग्रोथ तो तभी होगी ना कि लोगों की थोड़ी परचेजिंग पावर जो है वो बैलेंस में रही है। तो नहीं है कि बिल्कुल कम कर दोगे तो रिसेशन आ जाएगा,
फिर बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया भी दिया गया है कि इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये होना चाहिए आपका 4 ± 2%। लोअर टॉलरेंस कहते हैं लेवल 2% को LTL, और 6% कहते हैं UTL यानी कि अपर टॉलरेंस लेवल, यानी कि 2% से नीचे आपका इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए और 6% से ऊपर आपका इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन टारगेट, और टारगेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेट करती है RBI के साथ कंसल्टेशन में एवरी 5 ईयर्स में। तो यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि 5 साल के बाद हो सकता है 2% जो ±2 और 4 है ये आपका इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। अब हम देखेंगे RBI फेलियर भी हो जाता है। देखिए टारगेट को अचीव करने में कब फेल हो जाता है, जब एवरेज इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, यानी कि जितना इन्फ्लेशन रहना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा अगर अपर टॉलरेंस लेवल का इन्फ्लेशन यानी कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर 3 लगातार क्वार्टर में रहता है तो आपका ये फेल हो जाता है। और एवरेज इन्फ्लेशन अगर लो होता है यानी कि लोअर टॉलरेंस लेवल होता है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो भी आपका RBI फेल हो जाता है टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये वीडियो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये भी सेक्शन 45Z(B) में दी गई है RBI एक्ट में 1934 के, और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? 6 मेंबर्स होते हैं, ताकि वो इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने में इस तरीके की पॉलिसी बनाएं कि इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव हो। तो 1 मेंबर का मतलब होता है 1 वोट। 6 मेंबर्स की जो quorum होते हैं उसमें 4 आपके मेंबर होते हैं, और 6 मेंबर्स में क्या होता है 3 मेंबर्स आपके RBI के होते हैं और 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो 3 मेंबर्स जो RBI के होते हैं उनमें होता है RBI गवर्नर और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और जो 3 मेंबर होते हैं जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती हैं वो है नॉमिनेटेड बाय ए सिलेक्शन कम सर्च कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड एक कमेटी है सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, वो नॉमिनेट करते हैं इसमें से एक मेंबर को। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल अलाउड, इसमें और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अलाउड नहीं होता, यानी कि जिनको इकोनॉमिक्स में एक गहन नॉलेज है वही इसमें आपके मेंबर्स होते हैं। टर्म = 4 ईयर्स। इसमें जो टर्म होती है मेंबर्स की वो 4 साल की, और ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। री नॉमिनेशन इनको नहीं किया जाता, बस एक बार ही रीनॉमिनेट किया जाता है। और MPC किसके बेस पर डिसाइड होती है? ये मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होती है, यानी कि गवर्नर ये डिसाइड कर सकता है कि MPC का मेंबर कौन रहेगा कौन होगा, और MPC को कम से कम एक साल में 4 बार मिलना होता है। अब देखिए आप इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, MPC एक साल में कितनी बार मिल सकते हैं? एटलीस्ट 4 टाइम्स। इसको ही आपके PYQs में, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ही, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये ही आपके चेंज करके दिए जाते हैं। और एक है 6 मेंबर MPC को 10 मेंबर, 7 मेंबर, 5 मेंबर्स आपका बना दिया जाएगा। तो ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि इसमें सारे टूल्स हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।